सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा कम्युनिटी वर्जन। विंडोज और मैक ओएस में 90% आपका सारा फोकस ये कोड एडिटर में होगा। ये एप्लीकेशन में अंदर जाने का दरवाजा है। वो 5 झूठे दावे देखेंगे जो दुनिया के सबसे बड़े अहमक हो। जो चीजें और टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं कोई चीज याद नहीं करते। परसिस्टेंस का खेल है। कंप्यूटर से लड़ना पड़ता है। हमारे माशी हालात हमें इस काम का जिद्दी होने नहीं देते। अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो, मैथमेटिक्स का मास्टर होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अदनान सोहेल है। इस एक और नई वीडियो में फिर खुशामदीद। इस वीडियो में हम देखेंगे विजुअल स्टूडियो का तारुफ। विजुअल स्टूडियो क्या है, ये किस लिए यूज होता है, इसको हम इंटरनेट से कहां से हासिल करेंगे, फिर इसको इंस्टॉलेशन किस तरह अपने सिस्टम में करेंगे, विंडोज में भी और मैक में भी। फिर हम विजुअल स्टूडियो यूजर इंटरफेस का कंपैरिजन करेंगे विंडोज और मैक में। फिर उसके बाद C# में अपना पहला कोड लिखेंगे। फिर उसके बाद वो दावे देखेंगे जो आपको प्रोग्रामर नहीं बनने देते। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं विजुअल स्टूडियो क्या है। विजुअल स्टूडियो को हमने तीसरे पार्ट में डिस्कस किया था कि ये .NET का सॉफ्टवेयर बनाने की IDE है, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। हम ज्यादातर अपना सारा काम जो है इसी सॉफ्टवेयर पर करेंगे। दूसरी वो तमाम चीजें बनाने के लिए जो हम अपनी पिछली वीडियो मतलब हमारे चैनल के ट्रेलर में बयान कर चुके हैं। अब हम देखते हैं विजुअल स्टूडियो का सॉफ्टवेयर कहां से मिलेगा और इसे कैसे अपने विंडोज कंप्यूटर या मैक कंप्यूटर पर इंस्टॉल मतलब तरतीब दें। इसके लिए हम गूगल में विजुअल स्टूडियो लिखकर सर्च करेंगे तो हमारे पास विजुअल स्टूडियो से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो उसकी लिस्ट आ जाएगी। उसमें पहले नंबर पे जो है इसको हम क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर हमें विजुअल स्टूडियो 2019 के 3 वर्जन दिखाई दे रहे हैं, विंडोज वर्जन, मैक वर्जन और लिनक्स वर्जन। अच्छा, विंडोज वर्जन में भी हमें 3 ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे, कम्युनिटी, प्रोफेशनल एंड इंटरप्राइज। हम जो वर्जन डाउनलोड करेंगे वो कम्युनिटी वर्जन है क्योंकि ये फ्री है और हमारे वो तमाम काम अंजाम दे सकता है जो हमने अपने ट्रेलर में बयान किए हैं। लाजमी नहीं आप विजुअल स्टूडियो 2019 को ही इंस्टॉल करें, आपने बिल्कुल लेटेस्ट विजुअल स्टूडियो का कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना है। अभी तो यही 2019 वर्जन लेटेस्ट है इसलिए हम ये इंस्टॉल कर रहे हैं। आप जैसे ही कम्युनिटी वर्जन को क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ असल विजुअल स्टूडियो का डाउनलोड करने का सॉफ्टवेयर है। आप इस डाउनलोड फाइल को डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह चल पड़ेगा। ओके करें। इसके बाद इस तरह के सारे फीचर्स दिखाई देंगे। इनमें से आप वो चीजें सिलेक्ट कर लें जो आपने इस्तेमाल करनी है क्योंकि पूरा विजुअल स्टूडियो बहुत जगह लेता है। अगर आप तमाम चीजें इंस्टॉल करेंगे तो ये 50 से 60 GB जगह ले लेगा। क्योंकि हम इस वीडियो सीरीज में C# सीखेंगे इसलिए हम यहाँ सिर्फ बहुत ही बुनियादी चीजें सिलेक्ट करेंगे जो हमें अभी चाहिए। आप बाद में भी और चीजें इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आप वो स्पेस देख सकते हैं जो ये इंस्टॉलेशन लेगी। अब आप इंस्टॉलेशन का बटन पर क्लिक करें जिससे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ये विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर पहले वो फीचर इंटरनेट से डाउनलोड करेगा जो आपने सिलेक्ट किए हैं और उसके बाद इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। विजुअल स्टूडियो की इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट होगी तो हो सकता है आपको एक दफ़ा विंडोज़ रीस्टार्ट करनी पड़े। आप विंडोज़ रीस्टार्ट करें, उसके बाद जैसे विंडोज़ ऑन हो तो आप Windows+S की दबाएं जिससे सर्च बॉक्स खुल जाएगा। उस सर्च बॉक्स में विजुअल स्टूडियो 2019 लिखेंगे तो आपके पास विजुअल स्टूडियो को चलाने का आइकन आ जाएगा। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये आपसे माइक्रोसॉफ्ट ईमेल अकाउंट का साइन इन ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछेगा। यहाँ साइन इन पर क्लिक करके वो डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पर क्लिक करें अगर आप बाद में साइन इन होना चाहते हैं। मैं अभी यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। अब विजुअल स्टूडियो
स्टूडियो का पूछ रहा है। इसमें 4 तरह के विजुअल स्टूडियो बताया गया है, हम डिफॉल्ट ही इसको रहने देते हैं। अब उसके बाद इस तरह की विंडो खुल जाएगी जिसमें इस तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। हम क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारे फीचर्स आ जाएंगे जो विजुअल स्टूडियो प्रोवाइड करता है। C# की लैंग्वेज सेलेक्ट करके हमने कंसोल ऐप को क्लिक करके नेक्स्ट का बटन दबाएं तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये वो तमाम ऑप्शंस हैं जो एप्लीकेशन बनाने के लिए जरूरी हैं, यानी उनका उसका नाम, उसकी लोकेशन और उसके सोल्यूशन का नाम। मैक OS में विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने के लिए आप इस बटन पर क्लिक करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए विजुअल स्टूडियो मैक में वो तमाम फीचर्स नहीं होते जो विजुअल स्टूडियो विंडोज में आपको मिलते हैं। अगर आपने मजीद इसके बारे में मालूम करना है तो इस लर्न मोर पर क्लिक करें। विजुअल स्टूडियो मैक डाउनलोड करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें, जिससे आप यहाँ इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ DMG फाइल डाउनलोड होने शुरू हो जाएगी। जब ये डाउनलोड मुकम्मल होगी तो हम इस पर क्लिक करते हैं। हम अपने ब्राउजर को मिनिमाइज कर देते हैं। कुछ देर बाद आपको ये विंडो नजर आएगी। ये विजुअल स्टूडियो का बड़ा आइकन नजर आ रहा है, हम इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो मैक OS वेरीफाई करेगा विजुअल इंस्टॉलर को थोड़ी देर बाद। यहाँ आपसे ये पूछ रहा है कि ये फाइल इंटरनेट से डाउनलोड की है, क्या हम इसको चला सकते हैं। आप ओपन पे क्लिक करें। इस विंडो में ये बोल रहा है कि शुक्रिया आपका विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने का, आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब हम ये विंडोज देख रहे हैं जिसमें विजुअल स्टूडियो मैक में जो फीचर्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं वो शो हो रहे हैं। यहाँ विजुअल स्टूडियो के वो ऑप्शन नजर आ रहे हैं जो आप अपने लिहाज से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे .NET कोर का ऑप्शन नजर आ रहा है जिससे आप विजुअल स्टूडियो की वो तमाम ऐप्स बना सकते हैं जो .NET कोर प्रोवाइड करता है। इसी तरह इसके नीचे एंड्रॉइड की डेवलपमेंट के भी ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अगर आप एंड्रॉइड की इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके नीचे iOS के ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। iOS मतलब आईफोन की एप्स बनाने के लिए आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके नीचे मैक OS मतलब मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्स के बनाने के लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हम सिर्फ .NET कोर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें अभी इस कोर्स में इसी चीज की सिर्फ जरूरत है। विजुअल स्टूडियो मैक जो स्पेस लेगा वो यहाँ पे शो हो रहा है और इसके नीचे हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है .NET कोर का, वो जो स्पेस लेगा वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हम चाहते हैं बाकी फीचर्स जैसे एंड्रॉइड की डेवलपमेंट, आईफोन की डेवलपमेंट और मैक OS की डेवलपमेंट के फीचर इंस्टॉल करना तो हम ये तीनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं और बाद में आके भी ये चीजें इंस्टॉल की जा सकती हैं। अभी हम फिलहाल .NET कोर के सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करके इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। ये पहले वो फीचर्स डाउनलोड करेगा जो आपने सेलेक्ट किए हैं, फिर उनके बाद उनकी इंस्टॉलेशन आपके मैक OS में करना शुरू करेगा। अब आप देख सकते हैं डाउनलोड मुकम्मल हो चुकी है। अब विजुअल स्टूडियो मैक आपका मैक OS का यूजर पासवर्ड पूछ रहा है, आप यहाँ वो डाल दें और ओके पर क्लिक करें। इस तरह आपकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसको रन मतलब चलाएंगे कैसे। इसके लिए आप अपने मैक OS के लॉन्च पैड पर जाएं, वो ऐसा आइकन नजर आएगा। वैसे विजुअल स्टूडियो खुद ब खुद आफ्टर इंस्टॉलेशन शुरू हो जाता है, लेकिन अगर ना शुरू हो तो आप इस तरह भी चला सकते हैं। आप इस आइकन को क्लिक करें, विजुअल स्टूडियो मैक्स चल पड़ेगा। सबसे पहले ये आपसे माइक्रोसॉफ्ट ईमेल अकाउंट का साइन इन ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछेगा। यहाँ साइन इन पर क्लिक करके वो डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पर क्लिक करें अगर आप बाद में साइन इन होना चाहते हैं। मैं अभी यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। अब ये शॉर्टकट्स का पूछ रहा है, इसमें 4 तरह के शॉर्टकट्स का बताया गया है, हम डिफॉल्ट ही इसको रहने देते हैं। अब कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ विजुअल स्टूडियो मैक चल पड़ा। ये विंडो के विजुअल स्टूडियो वर्जन से बिल्कुल मुख्तलिफ है, पर यहाँ वही न्यू ऐप बनाने का ऑप्शन मौजूद है और इससे ऊपर कोई आपने पहले से ही ऐप बनाई हुई है तो वो ओपन कर सकते हैं। अब हमने न्यू पर क्लिक किया है, यहाँ वो तमाम प्रोजेक्ट्स दिखा रहा है आप विजुअल स्टूडियो मैक्स में बना सकते हैं। हम यहाँ कंसोल, एप्लीकेशन और वर्क सर्विसेज की ऐप बना सकते हैं। दूसरे सेक्शन में ASP.NET कोर की एप्लीकेशंस और वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ इस किस्म की एप्स की पूरी लिस्ट है। हम इस वीडियो सीरीज में सिर्फ कंसोल ऐप में ही C# सीखेंगे। आप यहाँ ऐप को सिलेक्ट करें और इसमें ये आपको कंसोल एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। इसको सिलेक्ट
सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। ये वैसे ही विंडोज खुल जाएगी जैसे विंडोज के विजुअल स्टूडियो वर्जन में खुलती है। अब आगे हम विंडोज में ही ज्यादातर इस वीडियो सीरीज में कोडिंग करेंगे, क्योंकि विंडोज और मैक ओएस में विजुअल स्टूडियो कंसोल प्रोजेक्ट एक जैसा ही होता है, बस यूजर इंटरफेस में थोड़ा बहुत फर्क होता है। जो माइनर मतलब छोटा फर्क होगा मैं आपको ज़बानी बता दूंगा, और जो मेजर मतलब बड़ा फर्क होगा आपको मैक ओएस की वीडियो बनाकर दिखा दूंगा इंशाल्लाह। अब आगे चलते हैं, हम कहाँ थे, न्यू कंसोलर प्रोजेक्ट पर। कंसोल एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन होती है जिसमें GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं होता। इसकी वजह से हमारा फोकस सिर्फ लैंग्वेज पे रहेगा बनिस्बत ग्राफिक्स के। अब हम अपना नाम दे देते हैं हेलो वर्ल्ड, जो आमतौर पर सारे प्रोग्रामर यूज करते हैं नई लैंग्वेज यूज करने के लिए। तो हम भी पहला कोड लिख रहे हैं तो हम भी हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं। अब हम इसका लोकेशन बताते हैं कि ये कहाँ पे सेव होगा। हमने डिफॉल्ट ही लोकेशन जाने देते हैं कि ये जहाँ पे भी सेव हो रहा है ये लोकेशन आ रही है। इसके नीचे सोल्यूशन का नाम आ रहा है। विजुअल स्टूडियो में सोल्यूशन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, एक से ज्यादा असेंबलीज डाल सकते हैं। जैसे हमने इस वीडियो सीरीज के पार्ट 4 में बताया था, DLLs का अलग प्रोजेक्ट हो सकता है, एग्जीक्यूशन फाइल का अलग प्रोजेक्ट हो सकता है। तो वो सारी फाइल्स एक ही सोल्यूशन के अंदर मैनेज करने के लिए पूरी एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर आएगा जो हम बनाने जा रहे हैं। अभी हम यहाँ पर सिंपल हेलो वर्ल्ड ही जाने देते हैं। अब हम क्रिएट का बटन दबाते हैं तो हमारे पास विजुअल स्टूडियो का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट खुल जाएगा। बहुत से प्रोग्रामर विजुअल स्टूडियो का ये एनवायरनमेंट देखकर फौरन घबरा जाते हैं, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स और चीजें दी गई हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएंगे। आप घबराएं नहीं, 90% आपका सारा फोकस ये कोड एडिटर में होगा और कभी कभार आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर को इस्तेमाल करेंगे जो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कभी कभार आपका टूल बार इस्तेमाल होता है, लेकिन वो भी प्रोग्राम को कंपाइल करते वक्त बिल्कुल आखिर में। ज्यादातर आपका काम कोड एडिटर में ही होता है। विजुअल स्टूडियो मैक का यूजर इंटरफेस मतलब ये आपको दिखता कैसा है, कुछ इस तरह का होता है। इसमें आपको कोड एडिटर ये दिख रहा है। विंडोज के विजुअल स्टूडियो में सोल्यूशन एक्सप्लोर सीधी साइड पर होता है, जबकि मैक के विजुअल स्टूडियो में उल्टी साइड पर होता है। बस साइड का फर्क है और कोई फर्क नहीं, जैसे ये यहाँ दिख रहा है। और विजुअल स्टूडियो मैक का टूल बार कुछ इस तरह का दिखता है। ये वो मेजर फर्क थे जो विजुअल स्टूडियो मैक और विंडोज में आपको देखने को मिलेंगे। ये जरूरी थे इसलिए मैंने आपको बता दिए। अगर आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर पैनल नजर नहीं आ रहा तो आप विंडोज में Ctrl+Alt+L और मैक में Command+Option+L दबाएंगे तो ये आपको इस तरह दिख जाएगा। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में सबसे ऊपर आप देख रहे हैं सोल्यूशन का नाम, जिसे हमने हेलो वर्ल्ड दिया था। इसमें एक ही प्रोजेक्ट है, इसे भी हमने हेलो वर्ल्ड का नाम दिया था। इसके नीचे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज दिखाई दे रही हैं, मतलब इस प्रोजेक्ट में जोन से .NET फ्रेमवर्क का इस्तेमाल हो रहा है वो यहाँ दिया हुआ है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट .NET कोर की ऐप हम बना रहे हैं, इसके अंदर वो तमाम रेफरेंसेस की लिस्ट है जो इसमें पाई जाती है। ये क्या होती हैं ये आगे हम इस वीडियो सीरीज में तफसीलन देखेंगे। आखिर में आप program.cs देख रहे हैं, ये वो फाइल है जिसमें हम अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। program.cs का मतलब है C#, यानी हम C# का कोड लिख रहे हैं, इसलिए program.cs इसका नाम दिया गया है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगी, वैसे ये पहले ही खुली हुई है। अब यहाँ आप देख सकते हैं सिस्टम की यूजिंग स्टेटमेंट दी हुई है। ये वो क्लास है जो हमारे प्रोजेक्ट में यानी हेलो वर्ल्ड में हेलो वर्ल्ड नेम स्पेस के अंदर इस्तेमाल होगी, इसलिए यहाँ इसको डाला हुआ है। नेम स्पेस क्या है और क्लास क्या होती है ये हमने अपनी पिछली वीडियो में तफसील से देखा था। नेम स्पेस के अंदर जो क्लास दी गई है उसका नाम प्रोग्राम है। जब भी हम C# में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये क्लास आपको पहले से बनी हुई मिलेगी। इस क्लास के अंदर एक मेथड या फंक्शन दिया हुआ है मेन के नाम से, ये एप्लीकेशन में अंदर जाने का दरवाजा है। हम जब भी ये प्रोग्राम चलाएंगे मतलब कंपाइल करेंगे तो ये फंक्शन जिसको मैंने दरवाजे का नाम दे दिया है खुल जाएगा और जो कुछ इसमें होगा चल पड़ेगा।
जिस तरह हर घर की हदूद होती हैं, इसी तरह C# लैंग्वेज में हर नेम स्पेस, हर क्लास और हर फंक्शन की भी कोई हदूद होती हैं। अच्छा, इसका पता कैसे चलेगा कि कहाँ से शुरू हो रही हैं और कहाँ खत्म हो रही हैं? ये ओपन कर्ली ब्रैकेट मतलब दरमियानी ब्रैकेट से शुरू होती हैं और क्लोज कर्ली मतलब दरमियानी ब्रैकेट पर खत्म होती हैं। जैसे यहाँ इस कोड में नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड की हदूद यहाँ से शुरू हो रही हैं और यहाँ खत्म हो रही हैं। प्रोग्राम क्लास की हदूद यहाँ से शुरू हो रही हैं और यहाँ पर खत्म हो रही हैं, और मेन फंक्शन की हदूद यहाँ से शुरू हो रही हैं और यहाँ खत्म हो रही हैं। C# के कोड में जो नेम स्पेस होगा इसके नाम से पहले नेम स्पेस लिखा होगा, जैसे यहाँ हेलो वर्ल्ड के नाम से ये नेम स्पेस है। इसी तरह C# कोड में जो क्लास होगी उसके नाम से पहले क्लास लिखा होगा, जैसे यहाँ प्रोग्राम के नाम की ये क्लास है। इससे पता चला C# की क्लास और नेम स्पेस के दो बुनियादी हिस्से होते हैं, उनका नाम और दूसरा उनकी हदूद। जबकि फंक्शन की हदूद और नाम के साथ दो और बुनियादी हिस्से होते हैं, यानी फंक्शन का इनपुट और आउटपुट। फंक्शन का नाम ये है, यानी यहाँ मेन फंक्शन का नाम है और इसकी हदूद यहाँ से शुरू हो रही हैं और यहाँ खत्म हो रही हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया। ये स्टैटिक कीवर्ड है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जाने कि कीवर्ड वो अल्फाज होते हैं जो सिर्फ C# लैंग्वेज के लिए इसमें महफूज हैं। मतलब इन जैसे अल्फाज वाले नाम हम अपने फंक्शन या क्लास या नेम स्पेस के नहीं रख सकते। मसलन लफ्ज क्लास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम क्लास का नाम क्लास नहीं रख सकते क्योंकि लफ्ज क्लास C# लैंग्वेज का कीवर्ड है, और ऐसे करने से आपके साथ कंप्यूटर को भी कोड समझ नहीं आएगा और आप दोनों गुडमुड हो जाओगे अपने ही कोड में। विजुअल स्टूडियो IDE C# के तमाम कीवर्ड्स का रंग आपके कोड से मुख्तलिफ दिखाता है। जैसे यहाँ इस कोड में नीले रंग में लिखे हुए तमाम अल्फाज मतलब वर्ड्स C# के कीवर्ड्स हैं। इन तमाम कीवर्ड को आहिस्ता आहिस्ता हम इन वीडियो सीरीज में समझेंगे। फंक्शन का इनपुट यहाँ इन ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, इन्हें पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ आर्ग्स के नाम से एक पैरामीटर दिया हुआ है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये मेथड या फंक्शन का इनपुट था। ये वाइड कीवर्ड फंक्शन का आउटपुट है। C# में वाइड का मतलब है कुछ नहीं, मतलब ये फंक्शन कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम में बेशुमार क्लासेस और फंक्शंस होते हैं, इसी तरह इसमें मुख्तलिफ असेंबलीज मतलब DLL फाइल्स भी हो सकती हैं और इनमें भी मुख्तलिफ क्लासेस और फंक्शन हो सकते हैं। जब हम प्रोग्राम को चलाएंगे तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा वो कौन से फंक्शन, क्लासेस और फाइल्स पहले चलाए? C# में एक मेथड को स्पेशल नाम दिया जाता है। CLR C# के कोड में मेन नाम वाले मेथड को ढूंढता है। ये वो मेथड होता है जो सबसे पहले चलता है, इस वजह से इस मेथड का होना जरूरी होता है। जिस तरह किसी घर का मेन दरवाजा होता है, इसी तरह हम इसे C# का मेन दरवाजा कह सकते हैं। क्योंकि C# केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब इस लैंग्वेज में जो भी कीवर्ड और बिल्ट इन फंक्शन जिस केस मतलब सूरत में डिफाइन मतलब मुअय्यन है, यानी स्मॉल या कैपिटल लेटर मतलब छोटे या बड़े हरूफ में डिफाइन होते हैं, आप वैसे ही उसे लिखते हैं। इस वीडियो सीरीज में जोन से कीवर्ड और बिल्ट इन फंक्शन जिस केस में बयान होंगे उसी केस में आपको याद रखना है। जैसे यहाँ मेन फंक्शन का m बड़ा है, छोटे m वाला मेन फंक्शन गलत होगा। इसी तरह यूजिंग का U छोटा होगा, नेम स्पेस का N छोटा होगा, क्लास का C छोटा होगा, स्टैटिक का S छोटा होगा, वगैरह वगैरह। इस कोड में मेन फंक्शन की हदूद मतलब कोड ब्लॉक के अंदर एक स्टेटमेंट कंसोल राइट लाइन लिखी है। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, ये CS का बिल्ट इन फंक्शन है। इसके पैरामीटर्स में जो कुछ डेटा होगा वो आउटपुट में प्रिंट होगा।
जैसे यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। हम इसके अलावा कुछ और भी प्रिंट कराते हैं, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में अस्सलाम वालेकुम वर्ड प्रिंट किया था। अब हम वो एक अलग स्टेटमेंट में लिखते हैं। हम मेन फंक्शन की हदूद मतलब कोड ब्लॉक के अंदर पहली स्टेटमेंट के नीचे अपनी नई स्टेटमेंट लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है, विजुअल स्टूडियो आईडी में कोई भी स्टेटमेंट लिखने के दो या दो से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। पहले वो हम ज़बानी समझते हैं। पहला तरीका ये है कि आप पूरी स्टेटमेंट C# में खुद ही लिख दें अगर आपको याद है, मगर इस तरह आप गलती कर सकते हैं जो आमतौर पर केस लेटर की गलती होती है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी स्टेटमेंट का पहला हर्फ लिखेंगे तो विजुअल स्टूडियो आपके उस लिखे हुए हर्फ से शुरू होने वाली तमाम क्लासेस और फंक्शन वगैरह की लिस्ट खोल देगा। इस लिस्ट में आप अपनी मतलूबा क्लास या फंक्शन वगैरह को माउस एरो से सिलेक्ट करके इंटर की दबाएं या माउस से डबल क्लिक दबाएं या कीबोर्ड के अप एंड डाउन एरो से सिलेक्ट करके इंटर की दबाकर हासिल कर लें। अब हम इसे करके देखते हैं। हम पहले C लिखते हैं क्योंकि हमने कंसोल की क्लास लिखनी है, तो विजुअल स्टूडियो आईडी C से आने वाले तमाम क्लासेस और फंक्शंस वगैरह की लिस्ट खोल देगा। हम इस लिस्ट से कंसोल को डबल क्लिक करके हासिल कर लेते हैं। कंसोल C# की एक बिल्ट इन क्लास है। इस क्लास के फंक्शंस को एक्सेस मतलब हासिल करने के लिए इसके बाद डॉट का बटन दबाएंगे तो कंसोल क्लास के तमाम फंक्शंस, प्रॉपर्टीज और इवेंट्स की लिस्ट खुल जाएगी। हमने अभी सिर्फ राइट लाइन का फंक्शन इस्तेमाल करना है। हम जैसे ही W लिखेंगे तो W से जो फंक्शंस आते हैं इनकी लिस्ट खुल जाएगी। इस तरह इसके बाद R लिखते हैं तो हमें दो फंक्शंस राइट और राइट लाइन की लिस्ट मिलेगी। हम राइट लाइन पर डबल क्लिक कर देते हैं या फिर कीबोर्ड की अप एंड डाउन एरो को दबाकर राइट लाइन को सिलेक्ट करते हैं और इंटर की दबा देते हैं तो ये इस तरह आ जाएगा। इसका एक और तरीका भी है, हम CW लिखकर 2 दफा टैब दबाएंगे तो हमारे पास पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी। मेरे ख्याल से ये सबसे आसान तरीका है, आप भी इसे इस्तेमाल करें, मगर ये तरीका विजुअल स्टूडियो के लेटेस्ट वर्जनों में ही आपको मिलेगा। अब हम इस फंक्शन के पैरामीटर में अपना डेटा डाल देते हैं। C# में हर स्टेटमेंट सेमी कॉलम लिखने से मुकम्मल हो जाती है, जैसे इस स्टेटमेंट के आखिर में हमने सेमी कॉलम लिखा है। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल मतलब चलाते हैं तो इस तरह की विंडो विंडोज कंप्यूटर में चल जाएगी। ये वही ब्लैक विंडो है जिसे हमने पहले अपनी वीडियो में पार्ट 3 में कंसोल के नाम से बयान किया था, इसलिए इस प्रोजेक्ट को हम कंसोल एप्लीकेशन कहते हैं। इसमें आपको सबसे पहली और दूसरी लाइन वही नजर आ रही हैं जो हमने console.writeLine के पैरामीटर्स में लिखी थी। यही चीज विजुअल स्टूडियो मैक में कुछ इस तरह नजर आती है, पर मैक में इसे टर्मिनल कहते हैं। विजुअल स्टूडियो मैक में कोई अलग विंडो नहीं खुलेगी, बल्कि विजुअल स्टूडियो मैक की आईडी के साथ नीचे आपको इस तरह नजर आएगी। अब हम वो 5 झूठे दावे देखेंगे जो आपको प्रोग्रामर नहीं बनने देते, जिनकी वजह से नए प्रोग्रामिंग सीखने वाले अपने आप को समझते हैं कि वो इस काम को सीखने और करने के लिए अच्छे नहीं हैं। मैं खुद इन झूठे दावों की वजह से काफी अरसे तक टामाटोल होता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इन पर यकीन करता था, जिसकी वजह से मैं इस मैदान में काफी ढीला रहा हूँ। पहला झूठा दावा ये है कि हर कोई प्रोग्रामिंग कर सकता है और सीख सकता है। ये वो झूठ है जिसको प्रोग्रामिंग सिखाने वाले कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और लोग बोलते हैं ताकि वो आपको अपने कोर्सेज, किताबें और वीडियोस बेच सकें। वो आपको हर वक्त बोलते रहते हैं कि प्रोग्रामिंग बहुत आसान है और इसको करते बहुत मजा आता है वगैरह वगैरह, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। हर कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, ये हर किसी को करते हुए दिलचस्प नहीं लगती है और हर कोई इसको अपना जरिया माश नहीं बना सकता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस मैदान में अच्छे नहीं या जो इस काम के लिए नहीं बने, जैसे मैं जिम्नास्टिक करने के लिए नहीं बना हूं। कुछ लोग बहुत मुख्तलिफ होते हैं जो बने ही उस काम के लिए होते हैं जो वो कर रहे होते हैं। ये कहना कि हर कोई प्रोग्रामिंग कर सकता है और प्रोग्रामर बन सकता है ऐसा ही है जैसे ये कहना कि हर कोई पेंटर बन सकता है, कि हर कोई ब्रश के जरिए कोई भी पेंटिंग बना सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो उस काम को अच्छे
तरीके से कर सकता है और वो ये काम करते हुए एंजॉय भी करे। जैसे मुझे पेंटिंग करना पसंद नहीं। अगर आप अपनी मंतक मतलब लॉजिक के जरिए कोई मसला हल कर सकते हैं और आपको ये मालूम है कि ये काम करते हुए आप बहुत दफा नाकाम होंगे, आप कंप्यूटर के सामने 8 घंटे से बैठे हैं पर आपका कोड काम नहीं कर रहा और आपकी लॉजिक के जरिए वो मसला हल नहीं हो रहा जिसके लिए आप 8 घंटे से कोड लिख रहे थे, तो आप महसूस करोगे कि आप दुनिया के सबसे बड़े अहमक हो, क्योंकि आपको अपनी सारी मेहनत फजूल लगेगी जो ये कोड लिखते हुए आपने इतना वक्त लगा कर की। यही वो वजह है जिसकी वजह से अगर आप किसी प्रोग्रामर से पूछोगे कि आपको प्रोग्रामिंग में मजा आता है तो वो कहेगा नहीं, क्योंकि प्रोग्रामिंग करते हुए आपको बहुत ज्यादा सब्र और तहम्मुल चाहिए होता है। प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा बोरिंग मतलब मायूस कुन और परेशान कर देने वाली है। आप ये करते हुए उकता जाते हो, मगर आपने देखा होगा फिर भी प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग नहीं छोड़ता है, क्योंकि इसका नतीजा बहुत दिलचस्प होता है। जब आपका कोड वो मसला हल कर देता है जिसके लिए आपने वो लिखा था, तो वो आपकी मायूसी ऐसे ही खत्म कर देता है जैसे वो थी ही नहीं, और मायूसी, परेशानी और बेदारी का एकदम खत्म हो जाना हर किसी के लिए बहुत दिलचस्प होता है। प्रोग्रामिंग हर कोई नहीं कर सकता। प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा तकलीफदेह हो सकती है और बहुत ज्यादा मायूस कुन भी, मगर हर किसी को इस चीज का पता होना चाहिए कि इस जहां में मंदिर की गहराई से लेकर आसमानों और खुलाओं की ऊंचाई तक इंसानों की बनाई हुई जो चीजें और टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, इसके पीछे प्रोग्रामिंग ही है। दूसरा झूठा दावा यह है कि प्रोग्रामिंग को याद किया जा सकता है। जो नए प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं वो इस झूठ की वजह से प्रोग्रामिंग की सारी टर्म्स को याद कर रहे होते हैं, जैसे उन्होंने किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए किया होता है। यानी कोड में लिखना क्या है वो तो याद कर लेते हैं पर ये नहीं समझते कैसे कोड काम कर रहा है। मतलब नए सीखने वाले प्रोग्रामर अपने कोड के रिजल्ट मतलब नतीजे पर ध्यान दे रहे होते हैं, जबकि उन्हें कोड काम कैसे कर रहा है इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रोग्रामिंग में कोड को पहले समझना होता है और इस समझी हुई चीज को याद रखना होता है, ना कि कोड को पूरा याद करना। यानी जैसे हमने इस वीडियो में कंट्रोल राइट लाइन का काम समझा है कि इसके पैरामीटर में हम जो कुछ लिखेंगे वो हमारे रिजल्ट में प्रिंट होगा। आपको कंट्रोल राइट लाइन के काम को याद रखना है, ना कि इस चीज को जो मैंने इसके जरिए रिजल्ट में प्रिंट करवाई। अगर आपने कोई बेहतरीन सॉफ्टवेयर लिखना है तो आपको उस लैंग्वेज जिसमें आप वो लिखने जा रहे हैं के सारे फंक्शंस और कीवर्ड्स नहीं याद करने, बल्कि आपको इसकी लॉजिक मतलब मंतक को समझना है कि मैं फला प्रॉब्लम मतलब मसला इस लैंग्वेज के जरिए कैसे हल करूं, उस लैंग्वेज के उन तमाम कीवर्ड्स और फंक्शंस को इस्तेमाल करके। जैसे अभी हमने इस वीडियो में C# लैंग्वेज के फंक्शन कंसोल राइट लाइन से स्क्रीन पर कोई चीज प्रिंट करने का मसला हल किया। बहुत से प्रोग्रामर कभी कोई चीज याद नहीं करते बल्कि हर मसले का हल गूगल के जरिए तलाश करते हैं। जो बड़ा प्रोग्रामर होता है वो बड़ा इसलिए नहीं होता कि इसको सब कुछ याद होता है या वो गूगल नहीं करता, बल्कि वो किसी दूसरे कोड को अपने मुताबिक बदलने का माहिर होता है, या फिर वो बड़े प्रॉब्लम्स को अपने छोटे कोड के जरिए हल कर देता है। इसको इस बात की समझ होती है कि कोई मसला वो कैसे हल करे, क्योंकि वो बहुत से कंप्यूटर सिस्टम्स की समझ रखता है और इनकी प्रॉब्लम्स को हल करके माहिर हो चुका होता है। अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो कोई चीज याद करने से पहले इस चीज का काम लाजमी समझो। तीसरा झूठा दावा ये है कि आप अगर प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आपको बहुत जीनियस मतलब ज़हीन होना है। हमने अक्सर फिल्मों में देखा है कि कोई प्रोग्रामर तेजी से कंप्यूटर पर टाइप कर रहा होता है और कभी कोई गलती नहीं करता और वो मिनटों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल कर लेता है, वो भी वैसे ही जैसे दूसरे चाह रहे थे। ये वो चीज है जो हकीकत नहीं, ये वो गलत फहमी है जो प्रोग्रामिंग से लाल इल्म लोगों के ज़हनों में प्रोग्रामर के बारे में डाली जाती है। और जब कोई प्रोग्रामिंग सीखना और करना शुरू करता है तो वो समझता है कि वो अच्छा प्रोग्रामर नहीं, क्योंकि वो ये काम ऐसे नहीं कर सकता जैसे इसने बचपन से देखा हुआ होता है, जबकि हकीकत में आपको ज्यादातर एक नए छोटे से मसले को हल करने में कभी कभार पूरा दिन
या हफ्ते तक लग जाते हैं। ये वही वजह है जिसकी वजह से प्रोग्रामर हर वक्त कोडिंग के बारे में पढ़ता रहता है। नए प्रोग्रामर समझते हैं जब मैं मास्टर हो जाऊंगा तो फिर कोई प्रोजेक्ट या जॉब करूंगा। हकीकत में आपको प्रोग्रामिंग के लिए जीनियस नहीं होना पड़ता। अगर आपको कोड लिखना आता है तो बस कोई प्रोजेक्ट या जॉब करने के लिए यही काफी है। आप ऐसा ऐसा कोड लिखने के मास्टर हो जाएंगे। बस कोड लिखना शुरू करें जहां तक आपको आता है। चौथा झूठा दावा ये है कि अगर आप प्रोग्रामर हो तो आप बहुत टैलेंटेड मतलब आप बने ही प्रोग्रामिंग के लिए हो। मेरे मुताबिक कायदों की पाबंदी मतलब डिसिप्लिन आपके तबई मिलान मतलब टैलेंट को हरा देती है। यकीनन कुछ लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत माहिर होते हैं, यानी वो बहुत जल्दी प्रोग्रामिंग को समझ और सीख जाते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स का सलूशन जल्दी जान जाते हैं। मगर प्रोग्रामिंग आपके तबई मिलान मतलब टैलेंट का खेल नहीं, प्रोग्रामिंग आपकी परसिस्टेंस का खेल है। यानी प्रोग्रामिंग करते आपको इसे करने का जिद्दी होना पड़ता है। मतलब आप किसी प्रोग्रामिंग मसले को हल करने की कोशिश करते रहते हो जब तक कि वो मसला हल नहीं हो जाता। आपको एक ही कोड को बार बार बदल कर मसले का हल ढूंढना होता है और गुस्से को काबू करके सब्र तहम्मुल से ही हर मसला आमतौर पर हल होता है। यही वजह है प्रोग्रामिंग आपके तबई मिलान का नहीं बल्कि ना हार मानने का खेल है। प्रोग्रामिंग में आपको लगातार कंप्यूटर से लड़ना पड़ता है और हार नहीं माननी होती। इस तरह आप जीतोगे। प्रोग्रामिंग में आप हार नहीं मानोगे तो जीतोगे, चाहे आप में इसको करने का तबई मिलान मतलब टैलेंट हो या ना हो। हम पाकिस्तानियों में बहुत कुदरती टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, पर हम जिद्दी नहीं क्योंकि हमारे माशी हालात हमें इस काम का जिद्दी होने नहीं देते। इसलिए हम में बहुत कम प्रोग्रामर मिलते हैं और प्रोग्रामिंग में आपको टैलेंट मतलब तबई मिलान की नहीं परसिस्टेंस मतलब जिद्दी होने की जरूरत होती है। अगर आप में फोकस मतलब मरकज़े निगाह, डिसिप्लिन मतलब पाबंदी और पेशेंस मतलब हौसला, सब्र तहम्मुल है तो आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो, चाहे आप में इसका टैलेंट मतलब तबई मिलान हो या ना हो। और हाँ, यही वजह है आपको ख्वातीन दुनिया में बहुत कम प्रोग्रामर मिलेंगी। पांचवा झूठा दावा ये है कि आपको प्रोग्रामर बनने के लिए मैथमेटिक्स का मास्टर होना चाहिए। इसको मैं इसलिए झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से प्रोग्रामिंग सिखाने वाले इदारे इस चीज का दावा करते हैं कि आपको प्रोग्रामिंग के लिए मैथ का आना बहुत जरूरी है, जबकि ऐसा नहीं। मैथ की समझ आपको फायदा दे सकती है पर बहुत जरूरी नहीं। अगर आपको मैथ अच्छा नहीं लगता और आप फिर भी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो और प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो बन सकते हो। आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड वेबसाइट बना सकते हो, डेटाबेस बना सकते हो, आप एंड्रॉइड, आईफोन, विंडोज, लिनक्स, मैक की एप्स बना सकते हो, फुल स्टैक एप्स बना सकते हो, यहाँ तक कि आप कंसोल गेम्स भी बना सकते हो। मगर आप मैथ के बगैर कोडिंग में फंस भी सकते हो। आप हर चीज नहीं कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर फिजिक्स इंजन से मुतल्लिक कोड में या मशीन लर्निंग से मुतल्लिक कोड में, स्टॉक एक्सचेंज ऑटोमेशन या सेल्फ ड्राइव कार वाले कोड में, गेम 4 कंट्रोल में मैथ के बगैर आप फंस जाओगे। अगर आप इस तरह की प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो आपको मैथ सीखनी पड़ेगी। हमारे चैनल की जिन वीडियोस में मैथ को सीखने की जरूरत पड़ेगी मैं इसके मुतालिक भी वीडियोस डालूंगा इंशाल्लाह। हाँ, बुनियादी मैथ के लिए आपको दूसरे चैनल्स का रुख करना पड़ेगा। अच्छा, ये थे 5 झूठे दावे। यानी प्रोग्रामिंग हर कोई कर सकता है, प्रोग्रामिंग को याद करके किया जा सकता है, सिर्फ जीनियस लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामर पैदाइशी प्रोग्रामर होता है। अगर आपको मैथ नहीं आती तो आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते। अगर आप भी कोई झूठा दावा प्रोग्रामिंग से मुतालिक जानते हो तो वो हमें कमेंट करके बताएं। बहुत शुक्रिया आपका मुझे सुनने का। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो आप मुझे पेट्रॉन में भी सपोर्ट कर सकते हो विद एज लो एज $1। इट रियली हेल्प मी टू डेवलप दीज वीडियोस। थैंक यू। Please like our page on Facebook and subscribe our channel on YouTube and ring the bell icon for upcoming videos.